हेलो स्टूडेंट्स। ये चैप्टर आपका चल रहा है आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन। इसमें मैंने कल आपको बताया था पुष्प के विभिन्न अंगों की बात की थी और परागकोश की संरचना तथा उसके विकास की बात की थी। चलिए आज बात करते हैं। जो कल मैंने आपको बताया था कि जो परागकोश होते हैं उनमें जो परागकण बनते हैं, अंदर डेवलप होते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन। ठीक है ना। और जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल के डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? गुरु बीजाणु जनन। ठीक है ना। और दोनों को ही मैंने बताया था कि ये क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज लघु बीजाणु जनन। देखो मैंने बताया कि जो परागकोश होता है, जो मैंने कल बताया था परागकोश की संरचना, तो परागकोश में जो पराग कण होते हैं, जो पोलन ग्रेन थे, आपने देखा था वो भित्ति फूट के जब वो परिपक्व हो जा रहे थे तो वो बाहर निकल जा रहे थे। ठीक है ना। तो उन पराग कणों की जो वृद्धि होती है, उस वृद्धि को या साइंस की भाषा में कहें कि परागकणों के परिवर्धन यानी डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक है ना। अब लघु बीजाणु में क्या होता है? जो मातृ कोशिका होती है यानी माता कोशिका होती है, उस कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। और उस अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या बनते हैं? जो 4 अगुणित लघु बीजाणु हैं वो बनते हैं। ठीक है ना। 4 लघु बीजाणु बनेंगे। अब ये चारों जो लघु बीजाणु होंगे ये क्या होते हैं? अलग अलग तरह से चतुष्क के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना। और जो चतुष्क होता है वो देखो ये निम्न 4 प्रकार का है, 5 प्रकार का हो सकता है। ठीक है ना। देखो ये पहला वाला है, ये टेट्राहेड्रल है। मैंने क्या बोला? 4 क्या बनेंगे? बीजाणु बनेंगे। तो 4 बीजाणु बनेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि 4 बीजाणु इनमें से कोई 4 बनेंगे, नहीं। अगर ये पहले वाला शेप का बन रहा है, टेट्राहेड्रल शेप का बन रहा है, तो एक तो ये हो गया, दूसरा तीसरा चौथा भी बनेगा। ठीक है। तो एक अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इस प्रकार के यानी टेट्राहेड्रल प्रकार के 4 जो चतुष्क है वो बनेंगे। ठीक है ना। अब देखो, या फिर आइसोबाइलेटरल होगा। अगर आइसोबाइलेटरल उसका शेप होगा, इस प्रकार का होगा, तो ये भी क्या बनेंगे? 4 बनेंगे। ठीक है। आगे जो ये क्रॉसित वाला है, डेकुसेट वाला है, ये भी क्या बन सकते हैं? 4 बन सकते हैं। या फिर टी शेप बनेगा 4, या फिर लीनियर 4 बनेंगे। ठीक है। अब आगे देखो इसमें अब ये ध्यान देना आप कि जो लघु बीजाणु होते हैं ये चतुष्क के रूप में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है ना। और क्या बनते हैं? जो मातृ कोशिका होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 जो हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित। ठीक है ना। जो मातृ कोशिका होगी वो तो डिप्लॉइड होगी, लेकिन उससे क्या होंगे? 4 अगुणित लघु बीजाणु बनेंगे। अब वो 4 अगुणित जो लघु बीजाणु हैं वो टेट्राहेड्रल प्रकार के हो सकते हैं, यानी 4 टेट्राहेड्रल बनेंगे, या फिर आइसोबाइलेटरल हो सकते हैं, या भी ये 4 बनेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं कि 4 4 4 4 सब बन जाएंगे, 4 ही बनेंगे। अब ये उनके प्रकार हैं। ठीक है। उन बीजाणुओं के प्रकार हैं कि उनके जो चतुष्क हैं, चतुष्क रूप में जो वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो किस प्रकार से हैं? या तो वो टेट्राहेड्रल के रूप में है एक दूसरे से जुड़े हुए, ठीक है, या फिर आइसोबाइलेटरल में है, या इनमें से तीनों में से किसी एक प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। चलिए आगे बोल रहा है, जब पुष्प मतलब बन रहा होता है और उसके समय जब पुष्प बनता है, उसके बाद पुंकेसर जब डेवलप हो रहा होता है, बन रहा होता है, तो उसमें क्या होता है? जो लघु बीजाणु धानियाँ होती हैं, कल हमने पढ़ा था इसमें पराग कोश की जो संरचना थी उसमें जो जेनरेटिव सेल्स होती हैं। ठीक है। जेनरेटिव सेल्स, ये देखो यहाँ पे मैंने दिखा रखा, ये वाला जेनरेटिव सेल्स होती हैं। इनका क्या होने लग जाता है? ये इनमें मतलब जेनरेटिव सेल्स पाई जाती हैं लघु बीजाणु धानियों में। ठीक है ना। इसके बाद जो पराग मात्र कोशिका होती है, यानी पोलन मदर सेल्स आप इसको बोल सकते हो। तो जो पोलन मदर सेल्स होती है उसमें क्या होता है? जैसे मैंने अभी बताया कि उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे क्या बन जाते हैं? 4 माइक्रोस्पोर यानी 4 लघु बीजाणु बन जाते हैं। और इन लघु बीजाणुओं को क्या बोलते हैं? मैंने कहा चतुष्क कहते हैं, जो क्या हो सकते हैं? ये 5 प्रकार में से किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे टेट्राड हो रखा है, ये आप इसको टेट्राड कर देना, टी कर देना। ठीक है। टेट्राड कहते हैं। ठीक। अब जो
अब लघु बीजाणु चतुष्क की जो प्रत्येक कोशिका होती है उसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस होता है उसमें, ठीक है। अब जो मदर सेल थी उसमें तो क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी 2n है अगर मदर सेल तो क्या बन जाएंगे, वो n बन जाएंगे, 4 प्रकार के। ये देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम के माध्यम से भी बता रखा है कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है या फिर पोलन मदर सेल है, ये देखो एक है ये, इसमें क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो ये एक से क्या बन गई, 2 बन गई, तो 2 बार इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट 2 से फिर क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन, तो 2 से 4 बन जाएंगे ये, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, इसमें विभाजन हो जाता है। लेकिन जब जो प्रत्येक इनमें से हम अब किसी एक को ले लेंगे, ठीक है, ये जो 4 दिख रहे हैं आपको, इनमें से मैंने सपोज ये वाला ले लिया जिसमें मैंने टिक मार रखा है। अब क्या होगा, इसमें कोई एक माइक्रोस्पोर ले लिया मैंने, तो इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, ठीक है, और इसका फिर डेवलपमेंट होगा। ये देखो आगे इसमें ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बता रखा ऊपर, और ये नीचे वाला क्या है, डेवलपमेंट है। अब डेवलपमेंट में क्या होगा, ठीक है बेटा, तो आगे क्या होगा इसमें, जो इन 4 में से कोई एक माइक्रोस्पोर, आगे हमें उसका डेवलपमेंट दिखाना है, तो मैंने कोई एक ले लिया था, तो क्या करा अब इस माइक्रोस्पोर में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाएगा, ठीक है, बल्कि क्या पाया जाएगा, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन से मतलब है कि जो ये माइक्रोस्पोर मैंने ले लिया है यहाँ पे, इसी में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना। अब जब समसूत्री विभाजन होता है इसमें, इसके जो देखो और ऑर्गन्स हैं, वैक्यूल्स है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ठीक है, इन्हीं में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है धीरे धीरे, ठीक है। अब डेवलपमेंट होने के बाद आप लास्ट देख रहे हो, जब कंप्लीट डेवलपमेंट हो गया है इस परागकण का, पोलन ग्रेन का, तो इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल पाई जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमें परागकण प्राप्त होता है वो क्या होता है, 2 कोशिका युक्त परागकण होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखो ये तो डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन हो गया, यानी परागकण का विकास हो गया। अब जो ये पोलन ग्रेन बना है ये वाला, इसकी संरचना कैसी होती है, इसको हम अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। चलो अब ये वाला देखो, जो ये वाला डायग्राम है ना पूरा माइक्रोजेनेसिस का और डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन का, ये हैंड रिटन नोट्स में भी मैंने यहाँ पे दिखा रखा है आप लोगों को, इसको देख लेना कि देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी एमएमसी, या फिर माइक्रोस्पोर पोलन सेल भी आप इसको बोलते हो, एमपीसी, ठीक है। तो इसका डेवलपमेंट मतलब इसमें क्या होगा, 2 डिवीज़न होंगे अर्धसूत्री वाले। फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न से 2 बनेंगे और 2 से फिर क्या बनेंगे, 4 बनेंगे, और चारों का क्या हो सकता है, जो चतुष्क होता है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है इनमें से, ठीक है ना। अब उस चतुष्क में से हमने कोई एक ले लिया, ये देखो, अब वो चतुष्क क्या होगा, मैंने कहा अगुणित होगा, यहाँ पे n लिखा हुआ है, देखो मैंने यहाँ पे n प्रकार का, यानी अगुणित होगा वो। अब उस चतुष्क से क्या बनेंगे, 4 स्पोर बनेंगे, ठीक है, ये 4 स्पोर बन गए। इसके बाद मैंने इन 4 स्पोर में से कोई एक स्पोर ले लिया, और इसका क्या दिखा रखा है, यहाँ पे डेवलपमेंट दिखा रखा है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे डेवलपमेंट दिखा रखा है। और डेवलपमेंट मतलब यहाँ पे देखो किसी एक को ले लिया मैंने, जैसे इसको ले रखा है मैंने यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा, फिर समसूत्री विभाजन होगा, यानी अब ये डिवाइड नहीं होगा, इसी में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, इसी के जो ऑर्गन्स हैं वही ऑर्गन्स डेवलप करेंगे, ठीक है। और इसमें जो हमें पोलन ग्रेन मिलता है वो क्या मिलता है, मैंने कहा 2 तरह की जो सेल्स होती हैं, वेजिटेटिव सेल्स और जेनरेटिव सेल्स, इससे युक्त मिलता है हमें, ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब आगे आ जाओ, जो लघु बीजाणु है यानी जो पोलन ग्रेन है या फिर परागकण है, उसकी संरचना कैसी होती है, ठीक है। तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो परागकण है वो एक अगुणित कोशिका होता है, यानी उसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो n होती है, ठीक है, मतलब डबल नहीं होगा, n रहेगा, ठीक है, या ट्रिपल नहीं होगा, n ही रहेगा, ठीक है। तो आगे देखो, अब इसकी संरचना में आप देख लो कि इसकी संरचना में यहाँ पे भी देख सकते हो आप, छोटा सा डायग्रामेटिक है, कि जो सबसे बाहर की लेयर होती है इसकी, ठीक है, ये बाहर की लेयर, ये क्या कहलाती है, एक्साइन कहलाती है, जो रेड कलर की है। जो ब्लैक कलर की है अंदर वाली, इस एक्साइन के अंदर की लेयर है, वो क्या है, इंटाइन है, ये न्यूक्लियस है। इसमें एक इस प्रकार की रिक्तिका भी पाई जाती है, ठीक है, इसको वैक्यूल्स कहेंगे। और जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ठीक है ना,
इसको दूसरे कलर से दिखा देती हूँ मैं। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला, ये क्या है, यहाँ पे से ही क्या होता है, परागकण पे से जो जर्म ट्यूब होती है वो क्या होती है, डेवलप करती है। ठीक है, तो ये देखो ब्लैक कलर की लाइनिंग है इसमें, यानी इसका मतलब ये क्या है, इंटाइन से डेवलप होता है। ठीक है, अब क्यों, इसका कारण क्या है, क्योंकि जो एक्साइन होती है, यानी जो सबसे बाहर की जो भित्ति होती है परागकोश की, या बाह्य चोल जो होता है परागकोश का, वो बहुत मोटा और सख्त होता है, तथा किससे बना हुआ होता है, वो स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ होता है। ठीक है, जबकि जो अंदर की झिल्ली है इंटाइन, ये वाली अंदर इंटाइन, ये देखो ये है इंटाइन, ये क्या होती है, पतली होती है और ज़्यादा से ज़्यादा पैक्टिन या फिर सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है ना, तो इसे हम अंताचोल भी कहते हैं। ठीक है, तो अंदर की जो इंटाइन है उसे अंताचोल कहेंगे, जो बाहर की भित्ति है उसे एक्साइन यानी बाह्यचोल कहेंगे, वो सख्त होती है और अंदर वाली मुलायम होती है। ठीक है, अब परागकण में जब अंकुरण होगा, ठीक है, तो परागकण में अंकुरण के समय जो परागनली होती है वो मैंने यहाँ पे बताया आपको, यहाँ पे, कि वो किससे बनती है, इंटाइन से बनेगी। ठीक है ना, इंटाइन से बनेगी। अब इसमें क्या होगा, जब परागकोश की संरचना आप यहाँ पे देख रहे हो, देखो जो एक्साइन है यानी जो बाहर की जो सख्त भित्ति है वो सब जगह पे क्या नहीं है, बराबर नहीं है। देखो इतनी है, फिर यहाँ पे इतनी सी है, फिर यहाँ पे इतनी सी है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी खाली स्थान है, यहाँ पे भी खाली स्थान है और यहाँ पे भी खाली स्थान है। खाली स्थान है मतलब इन स्थानों में क्या है, इंटाइन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है एक्साइन के, मतलब इंटाइन यहाँ पे क्या है, पतली वाली जो लेयर है सेलुलोज और पैक्टिन से जो बनी हुई है वो क्या है, एक्साइन से ढकी हुई नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे से क्या होता है, किसी एक पे से क्या हो जाएगा, यहाँ पे से जो जर्म ट्यूब होगी वो यूं इस तरह से बाहर क्या होने लग जाएगी, इस तरह से डेवलप होने लग जाएगी। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे और फिर क्या होंगे, उसके अंदर परागकण आ जाएंगे। ठीक है, देखो आगे बोल रहा है कि अब ये तो जो परागकण है इसमें अलग अलग ऑर्गन्स बता रखे हैं इसने, कि इसमें एक रिक्तिका भी होती है। देखो ये रिक्तिकाएं हैं। ठीक है, ये रिक्तिकाएं हैं, ये बीच में जो है वो केंद्रक है। ठीक है, यहाँ साइड में जेनरेटिव सेल्स है। अब इनमें से जो ये ब्लैक ब्लैक कलर की, या ये जो अंदर का आपको मटेरियल दिख रहा है, ये क्या है, ट्यूब सेल्स है। ठीक है, फिर ये क्या होगा, इस जर्म पोर से होते हुए क्या हो जाएगी, जर्म ट्यूब बना लेगी। ठीक है, तो ठीक आगे क्या बोल रहा है फिर, कि इसमें एक बड़ा केंद्रक होता है, और ये तो आपको पता ही है कि परागकण एक क्या है, नर युग्मक है। ठीक है ना, तो नर युग्मक है और इसकी ये प्रथम कोशिका है। ठीक है, ये वाली। अब आगे देखो, ऐसे डेवलपमेंट हो गया। अब देखो आगे क्या है, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, जो लघु युग्मक जनन है वो कैसे है। ठीक है, लघु बीजाणु से आप जो युग्मक बन रहा है उसकी प्रक्रिया कैसे होगी। देखो लघु बीजाणु बना, उसमें से कितने युग्मक बनेंगे, कितने गैमीट बनेंगे। ठीक है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, लघु युग्मक जनन कहलाएगी। ठीक है, तो लिख भी रहा है कि परागकणों से जब नर युग्मकों का निर्माण होता है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, लघु युग्मक जनन कहलाती है। ठीक है, अब ये क्या होगी, सामान्यतः परागकोश के अंदर ही होगी। ठीक है, परागकोश की ये देखो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, यानी नर युग्मक जनन के विकास की अलग अलग प्रावस्थाएं हैं। ठीक है, ABCDEF करके। तो इसमें देखो क्या है, जब परागकण क्या होता है, परिपक्व हो जाता है। ठीक है, तो परिपक्व होते ही क्या हो जाता है, जो जो परागकण है, कल मैंने परागकोश की संरचना बताई थी, जब मैंने बोला था कि ये क्या होते हैं, जब भी परागकण डेवलप हो जाएंगे तो वो क्या हो जाते हैं, बाहर प्रस्फुटित हो जाते हैं। ठीक है ना, तो तभी अलग होते हैं। अब देखो परागकण में क्या होता है, जो ये परागकण है इसमें क्या हो जाएगा, एक केंद्रक के साथ क्या बन जाएगा, देखो ये केंद्रक है और इसके साथ क्या बन रखी है, एक रिक्तिका बन रखी है अलग से। ठीक है, तो रिक्तिका का निर्माण हो जाता है और इसमें साइड में यहाँ पे देखो, ये दिख रहा होगा आपको, ये देखो ये जेनरेटिव सेल का भी निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, जैसे जैसे परागकण डेवलप करता है उसमें केंद्रक के साथ रिक्तिका और अलग से एक क्या हो जाता है, जो जेनरेटिव सेल है। ठीक है, उसका क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। जेनरेटिव सेल को आप एक जनन कोशिका भी कह सकते हो। ठीक है, और जो दूसरी जो रिक्तिका है इधर,
ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला, ये क्या है, कायिक कोशिका है, यानी बॉडी प्रदान करती है परागकण को, ठीक है ना। तो ये है। और इस जनरेटिव सेल में क्या होगा, जो पराग कणों से बनने वाले जो नर युग्मक हैं, इनका क्या होगा, विकास होगा, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि इस जनरेटिव सेल में क्या होता है, विभाजन होता है, ठीक है। विभाजन होता है यहाँ पे इस वाले डी वाले में डायग्राम में आपको दिख रहा है, जो जनरेटिव सेल थी इसमें विभाजन हो रहा है, देखो केंद्रक का विभाजन हो गया और ये दो अलग अलग क्या बन गए, ये एक और ये दूसरा, ठीक है, युग्मक बन गए, तो गैमीट्स बन जाते हैं, नर युग्मक बन जाते हैं। अब इनका क्या होता है, देखो ये परागकण की संरचना है, तो इसमें मैंने यहाँ पे दिखाया था कि ये क्या है, ये इंटाइन का पोर्शन है, ये इंटाइन का पोर्शन है, ये वाला इंटाइन का पोर्शन है। अब यहाँ से क्या हो जाएगी, एक यहाँ पे से होगी या यहाँ पे से होगी या कहीं पे से भी, इन तीनों खाली स्थानों में से जहाँ पे एक्साइन प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पे क्या होने लग जाएगा, जर्म ट्यूब का निर्माण होने लग जाएगा। और इस जर्म ट्यूब में देखो, इस लास्ट वाले चित्र में आपको दिख रहा है कि ये जो मेल गैमीट हैं इस जर्म ट्यूब के अंदर क्या है, और जो इस ट्यूब का जो केंद्रक था, ठीक है, मतलब पोलन ग्रेन में जो केंद्रक था वो भी कहाँ आ गया है, इस पोलन ट्यूब में क्या हो गया है, डेवलप होके अलग अलग सेपरेट हो गया है, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना कि जब इसका विकास हो जाता है, पोलन ग्रेन का विकास हो जाता है, तो जर्म ट्यूब में क्या हो जाएंगे, दो नर युग्मक बन जाएंगे, ठीक है ना। अब जो ये दो नर युग्मक होते हैं, अगले चैप्टर में आप, चैप्टर नहीं, अगले टॉपिक में आप पढ़ोगे, जो ये दो नर युग्मक होते हैं, ऐसी ओवा का भी डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ओवरी में ओव्यूल का डेवलपमेंट होगा, और ओव्यूल में क्या होती हैं, क्या होगा, जो ये दो नर युग्मक बने हुए होंगे, तो जो गुरु बीजाणुधानी से जो ओव्यूल बनेगा उसमें एक जो नर युग्मक होगा वो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़न करता है, और जो दूसरा नर युग्मक होता है वो क्या करता है, एग सेल से क्या करेगा, फ्यूज़न करेगा, ठीक है ना। अब एग सेल से फ्यूज़न करेगा तो एग सेल भी क्या होती है, जैसे यहाँ पे ये दो उसमें, इस ई वाले में दो उसमें बंटी हुई थी ना, तो इस तरह से बंट जाती है। तो जो निषेचन करेगा, निषेचन तो दो बार करेगा, एक बार पोलर न्यूक्लियाई से करेगा, एक बार निषेचन क्या होगा, एक नर युग्मक का पोलर न्यूक्लियाई से होगा, और एक बार क्या होगा, जो दूसरा नर युग्मक होगा उसका निषेचन किससे होगा, एग सेल से होगा। तो दो बार फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फ्यूज़न हो जाएगा, तो इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं आवर्त बीजों में, ठीक है। अब मैंने बोला कि क्या होता है, दो बार फर्टिलाइजेशन तो हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे जब, यहाँ पे नहीं, खैर ओव्यूल की बात करूँगी, इस तरह से जो एग सेल होगा वो इस तरह से बंटी हुई होगी दो में, और एक तीसरा इसी तरह का चित्र मान लो, इस तरह से दो में बंटी हुई होगी एग सेल, और तीसरा क्या हो जाएगा, जो नर युग्मक होगा वो आ जाएगा, मतलब। तो यहाँ पे क्या, कितने मतलब आपको वो दिख रहा है, कितनों का मेल दिख रहा है, यहाँ पे तीन तीन चीज़ों का, दो तो एग सेल हैं और एक क्या है, नर युग्मक है, तो इसको क्या बोलते हैं फिर, तिर समीकरण भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो आवृत बीजों में ही पाया जाता है ये द्विनिषेचन और तिर समीकरण, तो ये आता भी है आपके पास, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, आप इसको समझ लेना कि जब क्या होगा, पोलन ट्यूब में ये दो नर युग्मक बन गए, तो इनमें से एक जब ओव्यूल के संपर्क में आएगा तो उस ओव्यूल में एक क्या करता है, जो पोलर न्यूक्लियाई हैं उनको निषेचित करता है, और दूसरा नर युग्मक क्या करता है, जो एग सेल्स हैं उनको निषेचित करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो जाता है, ये आपका जो लघु युग्मक जनन है या लघु बीजाणु जनन है या परागकोश की परागकण की संरचना है, ये इस वाले टॉपिक में आपकी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद लघु बीजाणु जनन तो वो प्रक्रिया हो गई जिसमें क्या होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है। अब कल वाले टॉपिक में मैं बताऊंगी आपको गुरु बीजाणु जनन, ठीक है। पहले तो गुरु बीजाणु जनन में क्या होगा, गुरु बीजाणु बनेगा, उसके बाद जो गुरु युग्मक होगा उसका क्या होगा, निर्माण होगा, तो उसको हम गुरु युग्मक जनन बोलेंगे, ठीक है, यानी ओव्यूल का जो निर्माण होगा, ठीक। तो आज इसको आप इतना कर लीजिए, ठीक है।